तो हम लोग बात कर रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में, जिसमें अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात करेंगे अब कंटिन्यूअस सप्लाई के बारे में। कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कंटिन्यूअस सप्लाई। अब या तो गुड्स का कंटिन्यूअस सप्लाई होगा या फिर सर्विस का कंटिन्यूअस सप्लाई होगा। गुड्स का या फिर सर्विस का, दोनों को डिफाइन किया गया अलग अलग सेक्शन में। सेक्शन 2 के 32 में बताया गया है गुड्स को कंटिन्यूअस सप्लाई किसको बोलते हैं, और सर्विस के केस में सेक्शन 2 के 33 में बताया गया है। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि गुड्स के केस में बोलता है कि प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और रिकरिंग बेसिस। तो गुड्स के केस में ये बात बोला और सर्विस के केस में भी ये बात बोला, तो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या बात बोली गई? प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड। एग्री हो गया प्रोवाइड करने के लिए या प्रोवाइड करना है। कंटिन्यूअस या फिर रिकरिंग बेसिस, लगातार प्रोवाइड करना है तभी ना कंटिन्यूअस सप्लाई होगा। तो कंटिन्यूअस और रिकरिंग बेसिस, हमको क्या जानना है इसमें? टाइम ऑफ सप्लाई जानना है। अब जब गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स में आपका किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर होगा, ठीक है, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में बात आती है कि ये जो सप्लाई होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। अब ये तो जो रेड कलर से बातें लिखी गई है वो तो कॉमन हो गया। अब डिफरेंस देखते हैं कि डिफिनेशन में क्या डिफरेंस बताया गया है कि जब आपका वेदर और नॉट बाय मींस ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन या अदर कंड्यूट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कंटिन्यूअस सप्लाई जाएगा ना आपके घर पे आएगा, मान लीजिए कि जो गैस का पाइपलाइन बिछाया हुआ है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का जो पाइपलाइन, उनका जो गैस होता है MNGL वगैरह सब आपने देखा होगा महाराष्ट्र वगैरह में जो MNGL का पाइपलाइन बिछा हुआ है, ठीक है। तो आपका वायर यानी कि बिजली, केबल, पाइपलाइन या अदर कंड्यूट जैसे भी जाए, वेदर किसी भी मीन्स से जाए, तो इतना लंबा लिखने से अच्छा एनी मीन्स से चला जाए, ठीक है, गुड्स का सप्लाई हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनवॉइस इसका जो है ना रेगुलर या फिर आपका पीरियोडिक बेसिस पर होना चाहिए। एनी मीन्स से इनवॉइस बोला, यहाँ पर एक बात गुड्स के केस में बोली गई, इनवॉइस के बारे में बोला कि रेगुलर या तो रेगुलर जब आपको सप्लाई मिलता है तब या पीरियोडिक बेसिस पर। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब आपका इनवॉइस रेगुलर या पीरियोडिक बेसिस पर इशू किया जाता है, किसी भी फॉर्म में करो, हमको जानना है टाइम ऑफ सप्लाई। और जब हमको टाइम ऑफ सप्लाई जानना होता है तो हमको याद आता है IPL whichever is अर्लियर गुड्स के केस में। जो हमारा फॉर्मूला है IPL whichever is अर्लियर गुड्स के केस में। अब यहाँ पर हमको कंटिन्यूअस डेट का इनवॉइस तो जो एक्चुअल होगा वही माना जाएगा, पेमेंट तो बुक में एंट्री करी या क्रेडिट किया उसी को माना जाएगा। एल की बात जब हम लोग करते हैं कि लास्ट डेट क्या होता है इनवॉइस इशू करने का, एल की जब बात आएगी ना तो हमको सोचना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस सप्लाई में जो क्राइटेरिया बताया गया है लास्ट डेट क्या होता है। तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में हम लोगों ने जाना। सर्विस के बारे में क्या बात आती है कि परिभाषा के हिसाब से जब आपका 3 महीने से ज़्यादा विथ पीरियोडिक पेमेंट का ऑब्लिगेशन, 3 महीने से ज़्यादा आपका सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअस और रिकरिंग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ से ज़्यादा। बस याद रहे कि 3 मंथ से ज़्यादा अगर सर्विस लगातार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो इसका मतलब वो यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। इसके अलावा सरकार नोटिफाई कर सकती है, गवर्नमेंट GST काउंसिल से अपने मन से जिसको गवर्नमेंट बोल देगी, गवर्नमेंट का दबंग पावर, गवर्नमेंट बोल देगी ये कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस है तो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस है। आपको सिर्फ कोई लेना देना नहीं है क्यों है, कैसे है, कब है, आपको मानना पड़ेगा कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बोल दिया है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा, ठीक है, वो सर्विस। और बाकी जो हम लोगों ने देखा गुड्स के केस में आपका रेगुलर या पीरियोडिक पेमेंट आता है। अब यहाँ पर हमको जो बात बताई गई है, हमको जानना है टाइम ऑफ सप्लाई। और आपको पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई के केस जो आपकी जब सवाल उठता है गुड्स के केस में, तो हमको तो बस इतना ही पता है कि
IPL विच एवर्स अर्लियर इनवॉइस पेमेंट का डेट और लास्ट पेमेंट इनवॉइस इशू करने का, लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने का। जब सर्विस की बात जब आती है हम लोगों को जानना रहता है तो हम कैसे जानते हैं अगर सर्विस विद इन टाइम इशू किया गया है तो आप बोलते थे कि I और P विच एवर इज अर्लियर, और नहीं तो फिर C और P विच एवर इज अर्लियर। अब विद इन टाइम यानी कि 30 डेज और 45 डेज आप देखते थे बैंक वालों के केस में सर्विस प्रोवाइड करने के। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग यहाँ पर 30 दिन और 45 दिन नहीं देखेंगे, 30 डेज और 45 डेज नहीं दिखेंगे विद इन टाइम डिटरमाइन करने में। तो यहाँ पर हम लोग सर्विस के केस में देखेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 31/5 से पूछेंगे कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के डेट में भाई साहब कौन सा लास्ट डेट होगा, कौन सा, अगर 30 डेज के अंदर में या विद इन 45 डेज लास्ट डेट नहीं है तो कौन सा लास्ट डेट होगा। 35 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, 31 सबसेक्शन 5 के हिसाब से हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको जब पता चल जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर येस और नो, हमको जब येस और नो बस जानना है, इसकी वजह से हमको जानना है, बस इतना दिमाग लगाना है। अब एक और बात आती है यहाँ पर, ये जो है आपका लास्ट, ये कौन से सेक्शन में आएगा, ये 31/4 बताएगा, 31/4 बताएगा। तो क्या अब हमको 31/4 समझना है, कितना आसान तो था। सेक्शन 31 बोलता था, साफ साफ बोल दिया था बेचारे ने कि मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उस सिचुएशन में अगर येस तो आपका क्या रिमूवल, और नो तो डिलीवरी या मेकिंग अवेलेबल का टाइम जो है लास्ट डेट होगा। लेकिन ये कौन सा चक्कर लगा रहे हो, यहाँ पर हमको 31/4 के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू या पेमेंट रिसीव, ठीक है, सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू, अभी आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स जब मिलेगा ना तो कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आपको इशू होगा जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको पेमेंट करना है। या फिर आप यहाँ पर बात करते हैं कि पेमेंट रिसीव का कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो बात आएगी उससे निर्भर करेगा इस बात से कि कौन सा आपका इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि जब आपका लास्ट डेट कब माना जाएगा, जब सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू किया जाता है, सक्सेसिव यानी कि अगला बिल इशू किया जाता है, सक्सेसिव स्टेटमेंट, हिसाब किताब कि आपने इतना 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 कंज्यूम करा हुआ है। ठीक है, सक्सेसिव स्टेटमेंट इशूड और पेमेंट, ठीक है, तो यह पेमेंट स्टेटमेंट आपसे मांगा जाता है। ठीक है, मतलब दिया जाता है आपको कि भाई साहब आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो सक्सेसिव स्टेटमेंट आपका यूज़ का या फिर पेमेंट का या फिर जो भी हो, दोनों में किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन ये मैक्स अप टू ये इनवॉइस डेट, ये मैक्स अप टू ये जो इनवॉइस डेट हो गया वो, तो आपका इनवॉइस का एक्चुअल डेट मैक्सिमम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप नोट्स में देख सकते हो 31 का सबसेक्शन 4 आपको क्या बोलता है, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व्ड, जहां पर आपका सक्सेसिव स्टेटमेंट या फिर सक्सेसिव पेमेंट इन्वॉल्व है, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इशूड और एज द केस में बी पेमेंट रिसीव। ठीक है, ये बात जो है बताई गई कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में ये बात बताई गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो बात आई थी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की परिभाषा आपने देख ली थी। हमको यहाँ पर जानना है 31/5 के हिसाब से कि आपका कौन सा डेट होगा लास्ट डेट। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि आपका डेट ऑफ पेमेंट जो होता है क्या असर्टेनेबल है कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, असर्टेनेबल है कॉन्ट्रैक्ट से या किसी इनवॉइस से लिंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो बात आती है वो 31/5 की बात आती है। सबसे पहले 31/5 हमको क्या बोलता है, सेक्शन 31 का सबसेक्शन 5 हमको बोलता है कि पहली बात है कि जो पेमेंट है, डेट ऑफ पेमेंट, हमको क्या चीज़ जानना है, डेट ऑफ पेमेंट। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस आपने लिया है ना, 3 महीने से ज़्यादा का सर्विस लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से असर्टेनेबल होता है, या फिर आपका जो है लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के कंप्लीट होने पर लिंक्ड है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट से अगर डिटरमाइंड होता है यस आपको डेट ऑफ पेमेंट या फिर नो, और यहाँ पर इवेंट से लिंक्ड है कि भैया ये इवेंट हो जाएगा ना तो आप दे देना, या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या जो भी है आपका इवेंट है, ठीक है, ये हो जाएगा तो आप हमको पैसा दे देना। तो आपका पेमेंट जो होता है किस चीज़ से लिंक्ड है, तो यहाँ पर बोला गया इवेंट से अगर लिंक्ड है तो अप टू कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट, अप टू कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट।
अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट से असर्टेनेबल है क्या डेट ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से असर्टेनेबल है क्या, तो अगर आपने बोला हाँ, तो यहाँ पर बोला कॉन्ट्रैक्ट से, तो भैया जो पेमेंट का डेट होगा अप टू डेट ऑफ पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से आपके हिसाब से जो पेमेंट का डेट होगा अप टू डेट ऑफ पेमेंट। नो, तो जब सप्लायर्स जो है, सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव करता है पेमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है तो जब सप्लायर रिसीव करता है पेमेंट बाय सप्लायर, बस इसी को बोला गया आपका क्या कि ये जो आपका लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट। तो ये बात आपने देखी भैया, आपको किस चीज़ से मतलब है, आपको मतलब है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने से, जिसके लिए आपको गुड्स के केस में IPL विच एवर अर्लियर चाहिए, और उसके बाद जो है सर्विस के केस में आपको IP और CP चाहिए, यानी कि सर्विस कंप्लीशन और पेमेंट का डेट चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब सर्विस की बात आती है तो आपको तो नॉर्मल केस में पता है कि आपका जो है विद इन 30 डेज और विद इन 45 डेज इनवॉइस इशू किया जाता है सर्विस प्रोवाइड करने के, लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में थोड़ा सा अंतर आ गया। यही बात जो है अगर आप यहाँ से पढ़ते हो नोट्स में तो आपको मिलेगा 31/5 में, ठीक है, आप इसको एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, हमारी कहानी बात आती है कि अगर मान लीजिए ये सारे केसेस की बात आती है, ये सारे केसेस की बात आती है कि सारे केस में P अगर एडवांस पेमेंट रिसीव किया जाता है, एडवांस पेमेंट रिसीव किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, तो जनरली क्या होता है ना कि एडवांस पेमेंट के केस में आपने देखा था 66/2017 नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है, 66/2017 नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है। ये आपने किस केस में देखा था, तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, जहाँ पर ये सब सेक्शन जो है ना, ये नंबर जो था सब सेक्शन करके दिया हुआ था 31 में, ये सब सेक्शन को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 में ये सब सेक्शन बोलकर इसको डिलीट कर दिया गया। अब सेक्शन 31 की जब बात आती है ना, तो सेक्शन 31 में ही सब कुछ कवर कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि सारे केस में यहाँ पर एडवांस पेमेंट, जब पेमेंट आप रिसीव करते हो, यही मान के चलना है कि भाई पेमेंट रिसीव करते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तो आपका यहाँ पर बात आता है कि अगर कंपोजिशन स्कीम का केस है तो उस सिचुएशन में एडवांस पेमेंट से हमको लेना देना ही नहीं है, लेकिन अगर बाकी केस है तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि पेमेंट रिसीव करने का दिन को हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, हम लोग यहाँ पर गुड्स के केस में मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनवॉइस के डेट को मानेंगे, इनवॉइस इशू करने के डेट से ही देखा जाएगा, ठीक है। ये 66/2017 नोटिफिकेशन बोलता है। फिलहाल हमने इस बारे में पहले चर्चा कर ली थी, आप शुरू का वीडियो जब सुनोगे ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर से वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा तो हमको यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग, हमारी एक सेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है 31 का सबसेक्शन 7, जब आप गुड्स जो है सेंड करते हो ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, गुड्स सेंड करते हो ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि जब आप रिमूव करते हो, आपको नहीं पता है आपका बिकेगा या नहीं बिकेगा, आपने भेज दिया, डायरेक्ट आपने भेज दिया, ठीक है, तो वहाँ पर बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, आपने रिमूव किया, जिस दिन रिमूव किया उसके 6 महीने के अंदर अगर वापस नहीं आया, अगर 6 महीने के अंदर वापस नहीं आया, विद इन 6 मंथ वापस नहीं आया रिमूवल के, ठीक है, तो उस सिचुएशन में 6 मंथ बीतते के इमीडिएट अगले दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। अगले दिन तक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, आप IPL विच एवर अर्लियर आप लगा लो, लेकिन अगर मान लीजिए कि उसी 6 महीने से पहले अप्रूवल बेसिस पे आपने भेजा था ना, अगर अप्रूव कर दिया जाता है मतलब सप्लाई कंफर्म हो जाता है, जब सप्लाई कंफर्म हो जाता है तो इनवॉइस इशू का डेट कौन सा होगा, सप्लाई कंफर्म होने का डेट होगा। ये सिंपल सी बात जो है यहाँ पर बताई गई है, ये सिंपल सी बात जो है यहाँ पर बताई गई है। एक बार हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि गुड्स से अगर मान लीजिए अप्रूवल बेसिस पर भेजा गया कहीं पर कि अप्रूव होगा तो ही आपका सेल माना जाएगा, जिसको आप सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी कहते हो अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, अब अप्रूवल बेसिस करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको ये गुड्स के केस में ये प्रोविजन केवल एप्लीकेबल होता है, गुड्स आपने रिमूव किया होगा, रिमूवल के 6 मंथ के अंदर, 6 रिमूवल प्लस 6 मंथ, और जो सेल अप्रूव हो गया है इसको बोला गया सप्लाई, सप्लाई इसका मतलब अप्रूव कर दिया गया, अप्रूव्ड, ठीक है। ये 6 मंथ
के भीतर अगर वापस आ गया, आपका अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है, तो चलेगा। अगर वापस आ गया तब तो भाई टाइम इन्वॉइस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं, इन्वॉइस इशू ही नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 मंथ के अंदर वापस आ गया, रिमूवल प्लस 6 मंथ के अंदर में रिटर्न, नो नीड टू इशू इनवॉइस। अब जहां तक बात करते हैं कि रिटर्न कर दिया तो नो नीड टू इशू इनवॉइस, और अगर मान लीजिए रिटर्न नहीं किया तो इमीडिएट नेक्स्ट डे आफ्टर 6 मंथ, इमीडिएट नेक्स्ट डे आफ्टर 6 मंथ, भैया 6 मंथ के अगले दिन तुरंत आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, आईपीएल विच एवर इज अर्लियर, देखा तो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई आईपीएल विच एवर इज अर्लियर की डेट तक ही, लेकिन यहाँ पर इनवॉइस इशू करने बोला। लेकिन मान लीजिए कि ये 6 महीने पहले से पहले ही अगर सप्लाई अप्रूव हो जाता है तो अप्रूव होने के दिन, डे ऑफ अप्रूवल सप्लाई मानकर उस दिन तक इनवॉइस इशू किया जाएगा। तो आपको आई पता चल गया, ठीक है, उस दिन तक यहाँ पर आपको सॉरी ये एल पता चला है, ठीक है, IPL, ये तो एक्चुअल इनवॉइस का डेट है। यहाँ पर लास्ट डेट जो इनवॉइस का है, ये अलग अलग सिचुएशन में देखा आपने, इमीडिएट नेक्स्ट डे एक सिचुएशन में अगर अप्रूव कर दिया गया तो आपका डेट ऑफ यहाँ पर माना जाएगा। तो ये बात कहानी जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखी इनवॉइस के रिस्पेक्ट में। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एक यहाँ पर सर्कुलर आता है ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट करके, ठीक है, आपके पास ज़मीन है, ठीक है, आपके पास लैंड है, आपने बिल्डर को दिया, बिल्डर ने क्या किया, इस पर बिल्डिंग वगैरह सब बनवाया, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग बनाया, कमर्शियल बनवाया, ये कमर्शियल बनवाया, इसमें आपको हिस्सा मिलने वाला है, ठीक है, इसको अब में आपको हिस्सा मिलने वाला है। अब ये जो ज़मीन का जो राइट है कि बिल्डर को आपने ट्रांसफ़र किया, बिल्डर बोलो, प्रमोटर बोलो, या किसी भी नाम से पुकार दो, यहाँ पर आपने जो ये ज़मीन पर अधिकार दिया ना, उसको एक नाम से पुकारा गया ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट। ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट यानी कि आप लैंड ओनर हो, ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 है, 4/2018 है, आप लैंड ओनर हो। आपने क्या किया, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट प्रमोटर को या बिल्डर को दिया। अब बिल्डर उस पर जो बिल्डिंग डेवलप करेगा तो कंसिडरेशन आपको वो फ्लैट वगैरह में आपको 2-4 फ्लैट दे देगा, ठीक है, 1-2 फ्लोर दे देगा, नहीं तो कमर्शियल में 2-4 दे देगा दुकान आपको, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, ठीक है, आपका टाइम ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बोला गया है कि अलॉटमेंट लेटर या फिर कन्वेंस डीड या फिर सिमिलर जो है आपका इंस्ट्रूमेंट से पोजीशन या फिर राइट इन प्रॉपर्टी जो है वो सप्लायर को दिया जाता है। यहाँ पर सप्लायर कौन है, आप हो, ये रिसिपिएंट है, ठीक है। आपको टाइम ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, आपको जो ये बनवा के आपको जिस दिन दिया ना उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये बिल्डर जो है बना के आपको तो देगा कंसिडरेशन आपका, जो बदले में आपको फ्लैट तो चाहिए ना, तब आप ऐसे फ्री में थोड़ी ना अपना जमीन दे दिए हो। तो आपने कन्वेंस डीड या फिर आपका सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से आपको पोजीशन मिला है या इस प्रॉपर्टी जो बनवाया उसमें आपको राइट मिला है, ठीक है, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सर्कुलर ऐसा कहता है, सर्कुलर ऐसा कहता है। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं जो कि आपका एक और है, आपका सेल ऑन अप्रूवल पर जो है वो सर्कुलर है। सेल ऑन अप्रूवल पर जो है उससे रिलेटेड एक सर्कुलर है जिसमें बहुत सारे चैप्टर से लेना देना है, लेकिन हम लोग सबको एक बार देख लेते हैं क्योंकि बार बार हर चैप्टर में मैं फिर से बताऊँगा। यहाँ पर एक ए है, उसने बी को सप्लाई करा, ठीक है, ए ने बी को सप्लाई करा, बी ने क्या किया, आउटसाइड इंडिया भेजा फॉर एग्जीबिशन पर्पस के लिए, ठीक है, आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन करने के लिए भेजा। ये May 20 का आपका अमेंडमेंट है, ठीक है, सर्कुलर नोटिफिकेशन जो भी है आरटीपीज वगैरह में भी आपको देखना मिलेगा, ICAI का ये अमेंडमेंट है, ठीक है। तो अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आउटसाइड इंडिया में एग्जीबिशन के लिए भेजा, तो आपको तो याद आ रहा होगा कि भाई साहब 6 महीने और जो आपने रिमूवल जिस दिन किया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया के लिए इस बंदे ने बी ने रिमूवल किया ना, तो बी ने जिस दिन रिमूवल किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर में अगर अप्रूव हो गया सेल, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में एग्जीबिशन में बिक गया तो ठीक है,
बिक गया तो जिस दिन बिका उसी दिन इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, नहीं बिका तो उस परिस्थिति में यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर में रिटर्न आ गया तो इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर रिटर्न भी नहीं आया तो 6 महीने बीतते के अगले दिन इमीडिएट हम क्या बोलेंगे कि सप्लाई हो गया, इमीडिएट अगले दिन हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर सप्लाई हो गया। अब यहाँ पर एक दो बातें आती हैं, यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर जो है कंक्लूड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका सप्लाई है ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये आपका सप्लाई पर जो है आउटसाइड इंडिया एग्जीबिशन पर्पस के लिए भेजे, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन ही नहीं है। नो कंसिडरेशन इक्वल टू नो सप्लाई एक्सेप्ट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 जो बताया गया है CGST एक्ट का वो मामला है तो बात अलग है, वैसे नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। अब जब नो सप्लाई होता है तो नो जीरो रेटेड सप्लाई, नो जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट करना या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या उसके डेवलपर को देना, EOU को दिया या फिर आपने एक्सपोर्ट किया तो भले ही एग्जेम्प्टेड है, GST नहीं लगता, उसके बाद भी ITC मिल जाता है, इनवर्ट सप्लाई का ITC मिल जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं, क्योंकि सप्लाई नहीं तो जीरो रेटेड सप्लाई कहाँ का। उसके बाद जहाँ तक हमारी बात आती है अगले पॉइंट की बात जब आती है तो यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर आप तो भेज रहे हो तो आप तो सेल नहीं कर रहे हो वहाँ पर, तो फिलहाल तो आपको जो है इनवॉइस इशू करने के लिए नहीं बोला, ना कोई बिल ऑफ सप्लाई इशू करने के लिए बोला। आप भले ही उस सेक्शन में फॉल जरूर कर गए 31 के सबसेक्शन 7 में, जहाँ पर बोला इनवॉइस कब इशू करना है तो 6 महीने बीतने के इमीडिएट अगले दिन, और नहीं तो जिस दिन अप्रूव हो जाए उस दिन इनवॉइस इशू करना है। फिलहाल तो आप भेज रहे हो तो नो इनवॉइस, आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। रूल 55 के चलान के कवर में ना फिलहाल आप भेज सकते हो, रूल 55 आता है CGST रूल का, उसके कवर में आप भेज सकते हो। अब जब बात करते हैं कि जब ये जीरो रेटेड सप्लाई ही नहीं है, जब ये एक्सपोर्ट ही नहीं है, एक्सपोर्ट जब करते हो ना तो दो तरीके होते हैं। पहले तो आप IGST का पेमेंट कर दो, IGST का पेमेंट करने के बाद सेक्शन 54 में रिफंड क्लेम कर लो। दूसरा कि आप एक काम करो, IGST का पेमेंट मत करो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भर दो। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने भर दिया ना तो फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि आप एग्जीबिशन करने के लिए भेज रहे हो, सप्लाई ही नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है, तो नो IGST और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, फिलहाल नो IGST और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब यहाँ पर जो बी ने ये जो गुड्स भेजा है आउटसाइड इंडिया में एग्जीबिशन करने के लिए, ए से लिया था इनवर्ट सप्लाई बोलकर, जिसमें इनका 2000 लाख का इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी जो कहानी आती है, यहाँ पर कहानी आती है कि 6 महीने के अंदर में सोल्ड या फिर बाउट बैक करना है। अगर सेल कर दिया, एग्जीबिशन करने के लिए जितना क्वांटिटी भेजा था उसमें से जितना क्वांटिटी सेल किया 6 महीने के अंदर में विदिन 6 मंथ जो है, या फिर इमीडिएट आफ्टर 6 मंथ, इनवॉइस तो इशू करना ही पड़ेगा, इमीडिएट आफ्टर 6 मंथ इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। ये आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने देखा है। अगर सेल कर दिया तो सप्लाई माना जाएगा सेल करने के दिन, ठीक है। सप्लाई माना गया तो इनवॉइस इशू करेगा, तो IGST पे करेगा। इवन कस्टम ड्यूटी भी जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आपने कस्टम एक्ट के तहत आपका बनता है। तो ये जो ITC आपका पड़ा हुआ था वो ITC भी ले सकते हो। अब ये ITC को क्लेम कर सकते हो, या तो ITC को क्लेम करो या फिर आप जीरो रेटेड सप्लाई में अब आ गया तो इसको रिफंड करवा लो, ठीक है, रिफंड करवा लो, ठीक है। ये बात तो आपने देखी। यहाँ पर देखो इतना लंबा चौड़ा भाषण करने का मतलब यही है कि यहाँ पर आप ITC रिफंड करवा सकते हो अगर सप्लाई बोलकर कवर हो गया तो। अगर विदिन रिटर्न हो गया ना 6 महीने से पहले तब सप्लाई ही नहीं हुआ, इनवॉइस भी इशू करने की जरूरत नहीं है, IGST पे करने की जरूरत भी नहीं है, कस्टम ड्यूटी भी इवन नहीं लगेगा, क्योंकि 6 महीने से पहले रिफंड हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर 6 मंथ बीतते के साथ, ये हमारा कंसर्न, इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग देख रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर क्या होगा कि जो सप्लाई 6 महीने बीतते के अगले दिन इमीडिएट क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट सप्लाई माना जाएगा तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो IGST पेमेंट करना पड़ेगा, IGST पेमेंट करना पड़ेगा तो ITC भी मिलेगा। ITC मिलेगा तो इसमें दो बातें आती है। ITC आप क्लेम कर सकते हो, ये 2000 लाख का ITC क्लेम कर सकते हो, सिर्फ आप क्लेम कर सकते हो ITC, मतलब ITC का एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई ड्यू बनता है ना तो उसमें उसको यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन जो अनएक्यूमुलेटेड ITC आपका जमा हो गया ना उसको रिफंड नहीं करवा सकते हो,
रिफंड नहीं करवा सकते हो। 6 महीना बीतने का सज़ा ये होगा, छठे मंथ के अगले दिन आप आईटीसी केवल क्लेम कर सकते हो। आप जो रिफंड लेना चाहते हो ना नोट, वो नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। बस यही चीज़ जो है मेरे को बतानी थी, ठीक है। ये आपका मई 2020 का अमेंडमेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। जयराम जी की।